Hello students, today we will be learning about the center of mass frame. It is very interesting concept and very useful also uh, in two block system especially. So how I will go, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता क्या है and for system of particles how what all things we have to know in center of mass frame. उसके बाद मैं टू ब्लॉक सिस्टम स्पेशली देखूंगा. why? Because in two block system only it is more useful, वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होता है ये. सो लेट अस सी सेंटर ऑफ मास फ्रेम. बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आपने फ्रेम को, सेंटर ऑफ मास को ही क्या मान लिया है, फ्रेम मान लिया है. जब आप सेंटर ऑफ मास को फ्रेम मान लेते हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ गए हो, तो आपके रिस्पेक्ट में आप देखोगे जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कार पे जा रहे हो, कार में आप अंदर में बैठ जाते हो तो आपके रिस्पेक्ट में कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा. तो उसी तरीके से जनरली हम जब डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं तो हम कैसी बातें करते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट. अब आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए हो तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा. सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा. होगा कि नहीं? अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए तो उसके वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी, जीरो होगी. तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया सेंटर ऑफ मास को, तो क्या होता है, तो जैसे सिग्मा MIRIC, ये एक्सप्रेशन जो है आपने कहीं पे देखा है. कहाँ पे देखा होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे देखा होगा. तो वहाँ पे सिग्मा MIRIC अपॉन सिग्मा MI अगर करते थे तो वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रहा था. अब आप वहीं पे बैठ गए हो तो क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपॉन इनटू टोटल मास, तो ये जीरो हो जाता है. ठीक है, आप ऐसे ही समझो इसको, जैसे कि मान के चलो पहले आपका ओरिजिन कुछ था, ओरिजिन था और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप क्या देख रहे थे, ओरिजिन पे आप खड़े हो गए और उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मान के चलो बता रहे हो. अब क्या किया, अब आपको जो है नए सेंटर ऑफ मास पे ला के खड़ा कर दिया और बोलेगा कि उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा. तो क्या होगा, अरे जहाँ पे आपके जहाँ पे पोजीशन है सेंटर ऑफ मास वहीं पे खड़े हो तो उसका डिस्टेंस तो जीरो ही है, तो उसका पोजीशन जीरो हो जाएगा. तो वही चीज़ है. सो उसी तरीके से वेलोसिटी में भी आप देखोगे ये टर्म क्या है, MIVIC, ये होता है बेसिकली टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ये कैसे आया, इसमें टोटल मास से डिवाइड कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे m से तो ये देता है. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर क्या होगा, जीरो ही तो होगा ये, तो ये भी जीरो हो जाता है. सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात करोगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाता है. तो ये तीनों टर्म सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो हो जाता है. क्या, एक तो पोजीशन MIRIC, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं, इसको मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं, एंड विच इज़ इक्वल टू जीरो. सिमिलरली वेलोसिटी जीरो हो जाता है एंड एक्सीलरेशन MIAIC ये टर्म भी जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. अब इसका फ़ायदा कैसे हम निकालते हैं, जैसे देखो ये टर्म क्या है, बेसिकली मोमेंटम है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. तो मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होता है हमेशा जीरो ही रहता है. अब होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी आपके रिस्पेक्ट में, या फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो अब देखो इसके बाद मोमेंटम हो गया. अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. देखो मान लो ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, M1 M2, बहुत सारे डिफरेंट मास हैं, उनकी वेलोसिटी V1 V2 अलग अलग वेलोसिटी है. अब मुझे निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास में उसकी काइनेटिक एनर्जी.
तो मैं हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकता हूँ, v1c प्लस वी सी। सिमिलरली v2 को v2c प्लस वी सी, v5 को v5c प्लस वी सी। अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है सिस्टम का, तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ mi/vi का स्क्वायर, और सबको सम कर दूंगा। एक एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। जैसे इसका मैं लिखूंगा हाफ m1v1 स्क्वायर, उसी तरह इसका भी m2v2 स्क्वायर का बाई 2 का, और सबको ऐड कर दूंगा। तो वही मैं किया हूँ, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब vi जो होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, vic प्लस vc, यही लिख दूंगा। जैसे v1 लिखूंगा तो लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच जो कि रोटेशन में भी आपको आगे सिखाया जाता है। और कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना है तो हम उसके रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म में। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इसमें एक जैसे वी आई को लिखोगे vic प्लस vc का स्क्वायर, तो उसमें 3 टर्म आते हैं, स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, आता है ना, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब ऐसे करोगे तो ये एक जो भी टर्म आता है उसमें कुछ टर्म 0 हो जाते हैं, और फाइनली आपका ये बचता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ये हाफ mi/vi/c का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा, ये है, मतलब ये समेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये बेसिकली सिग्मा mi/vi/c का स्क्वायर, ये है क्या, ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्यों? क्योंकि आप vic मतलब पहले पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इन सबको ऐड कर रहे हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ से ये दे रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये दे रहा है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो आप कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इन दोनों का सम होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास काइनेटिक जो के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा टोटल काइनेटिक एनर्जी से इतना कम होगा। तो यहाँ से ऐसा भी कंक्लूजन निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास जो होता है सबसे कम होता है। सो ये तो था आपका क्या, जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट जनरल कॉन्सेप्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। ठीक, अब देखो ये सब चीज़ें में से जो मुझे इम्पॉर्टेंट है वो है कि 2 ब्लॉक सिस्टम में कैसे इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इजी कर देता है ये क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं 2 ब्लॉक सिस्टम को लेके चलता हूँ। तो यहाँ से देखो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है। 2 पार्टिकल सिस्टम में दिया हुआ है आपको, एक मास m1 है, एक मास m2 है, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ 2 पार्टिकल सिस्टम में कैसे मोमेंटम जीरो हो जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया। तो मैं 2 ब्लॉक सिस्टम में वो दिखा भी रहा हूँ मैथमेटिकली क्या होता है क्या नहीं। तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा तुम्हारा m2 इंटू v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। v1 माइनस v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको मैंने लिख दिया v रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से ये हो गया तुम्हारा v1c निकल गया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो ये आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है। यहाँ पे m2 के जगह बस m1 आ जाएगा, m2 की जगह बस m1 आ जाएगा, v1 v2 vm, तो ये उल्टा हो, बस रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ से माइनस को बाहर निकालोगे तो ये v रिलेटिव दिखेगा, तो इससे आ जाता है माइनस
माइनस m1 इंटू वी रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब मैं सिस्टम का मोमेंटम निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा m1 v1 से m2 v2 से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से मैं दिखा भी रहा हूँ कि कैसे मोमेंटम फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है सिस्टम का, है ना। नाउ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, जैसे पहला देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, हाफ m1 इंटू उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 का भी ऐसे लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v12, मतलब v रिलेटिव का स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं, m1 m2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस्ड मास है। तो 2 पार्टिकल के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, मोमेंटम 0 हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हमेशा क्या होता है, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। नाउ दिस यू हैव टू, जैसे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जब 2 ब्लॉक सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी को सीधा आप लिख सकते हो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। अभी हम एप्लीकेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको इजी लगेगा ये, लेकिन अभी तक ये समझ में आ गया। तो 2 ब्लॉक सिस्टम में मोमेंटम 0। अब मोमेंटम 0 होने का क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई यूज करना नहीं है, सिंपल सी बात है। बस एक इक्वेशन से ही हमारा काम हो जाता है। इसमें हम देखेंगे जैसे एप्लीकेशन करते थे इसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हम देखो अब बात आती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखो पहला चीज़ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वर्क इज़ अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। जो अलग अलग फ्रेम में आप जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। जैसे अभी हमने देखा भी सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा है, और किसी दूसरे फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम कोई फ्रेम से लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट वर्क एनर्जी थ्योरम इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है। बट यू हैव टू नो ऑल्सो दैट अगर आप फ्रेम चेंज कर रहे हो तो उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी लिखना है और उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वर्क भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप देखो पहला चीज़ देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, आप लिख सकते हो क्या, बेसिकली ये क्या होता है, ऑल द फोर्सेस मतलब सारे फोर्स जितने, ऑल व्हाट एवर फोर्स एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, उन सारे फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, ये क्या लिख सकते हो आप, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, मतलब डेल्टा के ऑफ द सिस्टम स्क्वायर। तो इससे आपका इक्वेशन क्या आ जाता है, ये हो जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप हमेशा लिख सकते हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हाट इज इंटरनल फोर्स, ठीक है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम है और दोनों ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इन दैट सिचुएशन स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली ग्रेविटी जो होगा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, होगा ना। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये आप लिख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके लिए मैं कुछ फ़ायदा बता रहा हूँ, जैसे नोट्स में, जैसे वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज़ ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि देखो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ गए हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का
डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो ही तो होगा। और स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वेयर, इट एक्ट्स ऑलवेज ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट उसकी उस फ्रेम में क्या है, जीरो है ना। तो उस फ्रेम में जीरो है तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले ही बता दिया। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। लेट अस सी सम क्वेश्चंस और एप्लीकेशन ऑफ दिस। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, मान के चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक m2 है, ये m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। और आपको बताना है कि फाइंड द टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम फिक्स टू सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, एक m1 m2 है, ये इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था, स्प्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन नहीं था। और आपको बताना है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही है यहाँ, क्योंकि वहीं पे है, और तो है नहीं, स्प्रिंग एनर्जी है नहीं, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली निकालना है। अब दो ब्लॉक्स यहाँ पे क्या देखो, एक m1 है, एक m2, दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक, टू बॉडी है। टू बॉडी सिस्टम के लिए हम सिस्टम सेंटर ऑफ मास से भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब वी रिलेटिव यहाँ पे याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो v1 माइनस वी रिलेटिव, यहाँ से तो आप लिख दोगे हाफ म्यू इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे तो v1 x डायरेक्शन में, v2 y डायरेक्शन में, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जैसे आई कैप और जे कैप है, इस टाइप से कुछ। तो इसका रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या है, आप वैसे नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालो, एंड वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालो, एंड इंडिविजुअल का काइनेटिक एनर्जी निकालिए, एंड दोनों को ऐड कर दीजिए। सो अगर आपको उन सारे प्रोसेस से बचना है, सीधा हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। So it is very useful. Now we'll see the how work energy theorem it makes very easy. Now see here, जैसे कि एक m1 है, ये m2 है, both the blocks are connected with the spring and m1 is given a impulse due to which it gains a velocity v0. Now आपको बताना है find maximum compression of the spring. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। तो अगर आप देखोगे, पहले इसको मैं नॉर्मल अप्रोच बताता हूँ, ग्राउंड फ्रेम से कैसे करते हैं, ठीक है, एंड देन विल गो फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो m1 धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एंड m2 जैसे जैसे कंप्रेस होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, जिसके कारण स्प्रिंग फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। तो m1 के ऊपर एक बैक साइड में फोर्स लग रहा होगा, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, और इस पे जो है इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो m2 का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में धीरे धीरे जीरो से बढ़ रहा होगा, और इसका वेलोसिटी v0 से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब उसके बाद जो है कंप्रेशन विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अब जो है दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अब इसकी वेलोसिटी, अब दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब इसी को यूज करना है हमको। तो पहला देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दो चीज़ें हमेशा देखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे चूँकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो मैं सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या कर सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को मैं इक्वेट कर देता हूँ। लेट अस एज्यूम द फाइनल वेलोसिटी दोनों का कॉमन वेलोसिटी v है, तो उससे आपका v निकल जाएगा, और v निकल गया यहाँ से, एंड देन
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यूज कर सकते हो। वो क्या हो सकता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनको आप इक्वेट कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा V0, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल दिस इज व्हाट इन द ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैसे इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप देखोगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो दो चीज़ें मैंने बताई थी, सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम जीरो होता है हमेशा, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। दूसरा चीज़ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। सीधा मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ यहाँ पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं क्या लिखूँगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब यहाँ से आप देखोगे स्प्रिंग में क्या हो रहा था? स्प्रिंग जो था ये था, ठीक है, ये स्प्रिंग है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इनिशियली वी रिलेटिव जो है काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखना है, तो वी रिलेटिव मुझे चाहिए, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी V0 है। फाइनल इज दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी ही है, तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या हो गया? जीरो हो गया। चलो देखो कैलकुलेशन कम हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब यहाँ से वर्क डन कौन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स mg का नहीं कर रहा है। दूसरा था स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इस पर कर रहा है वर्क, और वो कितना होगा वो आपको पता है, -12 kx² होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो मैं बस वही यूज कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग -12 kx², और इसके कारण हो जाएगा डेल्टा के हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर -12 म्यू रिलेटिव इसका स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा इतना x की वैल्यू का वैल्यू ये आ गया। अब आप देखोगे तो दोनों में सेम ही, देखो इसका ये आ रहा है आंसर, एंड इसका भी आंसर जो है इतना ही आ रहा है, दिख रहा है, दोनों का आंसर सेम, तो दोनों फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, देयर इज अ ब्लॉक, मतलब ये वेज है, वेज पे कुछ कर्व है, इस पर एक m1 ऑब्जेक्ट को मैंने V0 वेलोसिटी दिया, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है तो m2 का भी मूवमेंट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टली इन सेंटर ऑफ मास, या फिर हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, तो ऐसा होगा। तो यहाँ से आप ये पूछ रखा है कि ये मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, ये पूछ रखा है। अब इसको देखो, एक तो है ग्राउंड फ्रेम में यूज करो, और दूसरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। देखते हैं कौन सा ज़्यादा कैसे करते हैं। पहले ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में आप देखोगे ये m1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा ये? जब m1 ऊपर जाना बंद कर देगा, या फिर जब m1 जो है ये ऊपर जाना बंद कर देगा, तो उस समय क्या होगा? दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगा, होगा। तो मतलब, और दोनों का वेलोसिटी सेम, मतलब बेसिकली दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया उस मैक्सिमम हाइट के समय शायद। तो आप क्या करोगे ग्राउंड फ्रेम में? अब चूंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिख दिया, और उससे ये इक्वेशन लिख दिया। दोनों का वेलोसिटी मैंने मान लिया सेम था, तो V मान लिया, और उससे मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। एंड सेकेंड थिंग देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल, U फाइनल प्लस K फाइनल। तो यहाँ पे U इनिशियल जीरो, मतलब और ग्राउंड को मैंने जीरो मान लिया। K इनिशियल क्या था? हाफ m1 V0 स्क्वायर, एंड और पोटेंशियल एनर्जी जो था फाइनल, वो चूँकि h हाइट पे था, तो m1 GH, और इससे ये m1 प्लस m2 V स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इससे आपका जो वैल्यू आ रहा है ये आ जाएगा। अब इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखोगे तो कैसे देखोगे? देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी काफ़ी इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। वाई? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया? जीरो हो गया ना। अब रिलेटिव, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या हो गया? जीरो हो जाता है। तो वही सब चीज़ें। अब तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर वर्क एनर्जी,
एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे केवल ग्रेविटी ही वर्क कर रहा होगा जैसे ब्लॉक पे। अब बड़े वाले वेज पे तो काम नहीं कर रहा है ग्रेविटी, क्योंकि इसका ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा है, तो केवल इस ब्लॉक पे होगा। तो ये मान लो ऊपर जा रहा है, m1g नीचे लग रहा है, तो m1gh मान के चलो इसके पे वर्क डन हो रहा होगा माइनस m1gh। एंड इस पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी का क्या है, 0 है, तो आपने सीधा लिख दिया माइनस m1g हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर। इससे आप सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट आ जाता है जो पहले आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखा आपने कि कितना ईजी, एक्चुअली कैलकुलेशन तो ईजी बना ही देता है, कॉन्सेप्ट भी ईजी बना देता है सेंटर ऑफ मास। सो इट इज़ वेरी यूजफुल। ट्राई टू यूज़ वेन एवर दो ब्लॉक है ना, दो ब्लॉक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखने का ट्राई करो। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक इक्वेशन तो ख़त्म हो जाता है, और एक इक्वेशन से आप दो काम करते हो, और कैलकुलेशन भी कम कर देता है, तो इससे फ़ायदा हो जाता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप you understand everything, and if you get confidence in center of mass frame for two block, it will be very easy actually. Yeah. So thank you.